हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पे आज वीडियो लेकर आया हूँ, नया वीडियो। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो मैंने टॉपिक चूज किया है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो आज मैं बात करूँगा संविधान के बारे में। तो संविधान के बारे में जो भी बेसिक्स है, मैं आज बेसिक्स की बात करूँगा। इसके बाद मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में कई सारे वीडियोस हैं संविधान की, एक सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं सारे वीडियोस डालूंगा। संविधान जितने भी संविधान के पर्टिकुलर्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आगे है, आगे हम देखेंगे संविधान के बारे में। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे बेसिक जितने भी संविधान से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं बेसिक्स, वो सारे यहाँ कवर करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, बीपीएसपीस हैं, ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। इमरजेंसी है, जितनी भी चीज़ें हम आगे के वीडियो में देखेंगे। बट यहाँ पे हम आज बात करते हैं संविधान। तो सबसे पहले मैं संविधान, तो अक्सर आपने सुना होगा संविधान के बारे में कि ज़्यादातर आपने सुना होगा पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमेशा बोलते हैं, आपने सुना होगा कि संविधान बचाना है हमें। उसके बाद आपने सुना होगा कि लोकतंत्र बचाना है हमें, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। आप जानते भी हैं कि अगर अभी देखेंगे आप हालिया तो सत्ता दल कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी। और विपक्ष में कई सारे दल हैं, कांग्रेस है, सभी दल ये बोलते हैं संविधान बचाना है। तो आप सुनते होंगे संविधान बचाना है, परंतु एक्चुअली संविधान है क्या? संविधान में है क्या? इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? जो हम बात करते हैं संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो संविधान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो हम इन सब पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हमें बेसिक्स पता होना चाहिए संविधान के बारे में। तो इसके बाद में एक एक करके हर पहलू को जानेंगे। अभी तो ब्रीफ में देखेंगे, इसके आगे लेक्चर में, आगे की वीडियोस में मैं एक एक करके बताऊंगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में अलग अलग सब्जेक्ट पे भी लाऊंगा, जैसे कि मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री एंड पॉलिटी तो आप देख ही रहे हो। पॉलिटी के सिवा लोग, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मैं साथ साथ कुछ तकनीकी टेक्निकल जैसे 4G 5G इम्प्लीमेंट, तो आप उन सब मेरे पास समय की एक तरह से लैक ऑफ टाइम है। बट मैं समय के अनुसार देखते हुए कई सारे वीडियोस और भी अपलोड करूँगा। आप मोटिवेट करते रहिए मुझे, मैं और सारे वीडियोस आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, तो आज बात करते हैं संविधान। तो सबसे पहले संविधान, डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम बात करेंगे सबसे पहले संविधान। तो संविधान क्या होता है? उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन व्यवस्था, किसी देश के शासन व्यवस्था को चलाया जा सकता है। इट मीन्स जैसे हमारा भारत है, भारत क्या एक देश है, तो भारत देश के संविधान यानी कि संविधान के माध्यम से ही इसकी शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। शासन व्यवस्था कौन चलाता है आपको पता है? सत्ता दल कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी है। तो यहाँ पे यानी कि संघ यानी यूनियन, एक तरह से बोलोगे संघ में केंद्र में कौन है? तो बीजेपी की सरकार है। तो शासन व्यवस्था वो चला रहा है, उनके प्रति उनके ऊपर जिम्मेदारी एक तरह से दी गई है, यानी कि जनता ने उनको वोट किया है राइट टू वोट के माध्यम से, और जनता उनको वोट के माध्यम से सत्ता दी है, सत्ता के माध्यम से वो शासन व्यवस्था चला रहे हैं। ठीक है, और आपने मैं एक तौर पर बताया संविधान, जो पॉलिटिकल पार्टी उनका भी अपना एक संविधान होता है। एक्चुअली संविधान एक दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है। उस डॉक्यूमेंट्स, इट मीन्स जैसे कि आपने क्रिकेट के मैदान में देखो खेल, तो खेल में कुछ रूल्स होते हैं, तो वो क्या होता है? एक रूल्स, उस रूल्स की बात करते हैं हम। इवन उसमें रूल्स में क्या क्या है, जैसे कि संविधान में जैसे कि हमारा राज्य व्यवस्था है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इवन संसद है, विधायिका है, एग्जीक्यूटिव है, तो सबका अपना अपना काम है। तो यानी कि उसको डॉक्यूमेंटेड किया गया है, एक रूल्स बनाया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यही हमारा संविधान है एक तरह से। जैसे क्रिकेट के मैदान हो, चाहे आप कोई भी खेल ले लिए, तो उनका हर का क्या होता है? एक रूल्स होता है। तो वो भी क्या, उनको एक कंबाइन कर लिया, दस्तावेज बन लिया, डॉक्यूमेंट्स। तो उसी तरह ये भी एक डॉक्यूमेंट्स है। अब इसमें एक तरह से इंपॉर्टेंट थिंग्स है, काफी सारी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संविधान के बारे में बात करते हैं। संविधान यानी यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आईपीसी भी है और सीआरपीसी भी। मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली संविधान क्या है, आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है। तो आप देखिएगा संविधान, तो जो हमारा संविधान होता है, आपने देख लिया डेफिनेशन। संविधान के बारे में बेसिक तो जानकारी मिल गई आपको, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट से, और इसी के मद्देनजर हमारा शासन व्यवस्था को चलाया जाता है एक तरह से। तो संविधान, अब कोई भी आपने बुक देखा होगा, तो बुक्स में काफी सारे, क्योंकि जब दस्तावेज है, कोई बुक्स है, तो उसमें काफी सारे चैप्टर्स होते हैं, काफी सारी चीजों को मर्ज करना होता है। तो क्या करते हैं हम, अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किया, हमने भाग बना लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले संविधान है कि संविधान निर्माताओं ने, जब संविधान सभा गठन में आगे जब ऐतिहासिक एक तरह से देखूंगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें मैं बात करूंगा कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कैसे उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो उन सब के बारे में बात करूंगा। बट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बाद में, मैंने बेसिक, उसके बाद हम वहां पे जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं भाग। तो उसे हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये हमारे 22 पार्ट्स है।
ठीक है। संविधान को अलग अलग पार्ट्स हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। उसका अनुच्छेद आपने भाई कई बार सुना होगा। अनुच्छेद तो टोटल जो हमारा मूल संविधान, इट मीन्स ओरिजिनल संविधान, जो मूल संविधान उसमें टोटल 395 आर्टिकल्स हैं। इट मीन्स यू कैन से दिस इज आर्टिकल्स। आपने आर्टिकल्स हमेशा सुना होगा। ये आर्टिकल जैसे एग्जांपल के तौर पे आर्टिकल 21 है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को हम फ्री ऑफ एजुकेशन देंगे। इट मीन्स हमारी गवर्नमेंट देगी 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को। तो आपने डिग्निटी ऑफ जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, अपरिज्ञता, गांधी अनटचेबिलिटी प्रोविजन, ठीक, अनटचेबिलिटी, इन सब का अंत है एक तरह से। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं कई सारे। आर्टिकल 21 जिंदगी जीने, इट्स राइट टू लाइफ, जैसे हम बोलते हैं ना, ये सब हमारे कहाँ से मिले? तो संविधान के द्वारा ही मिले हैं हमें। जैसे राइट टू लाइफ, तो जीवन जीना ही जिंदगी नहीं होता है, डिग्निटी के साथ जीना ये जिंदगी होता है। सिर्फ खाना पानी मिल जाए ये जिंदगी नहीं है। तो क्या है? राइट टू लाइफ, डिग्निटी के साथ जीवन ही जीना ही, तो ये हमें संविधान हमें देता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। उसका अनुसूची, कुछ विशेष चीजें हमें उन्हें कहाँ रखा गया? अनुसूची में रखा गया है। तो टोटल 12 अनुसूची है, पहले 8 और फिर बाद में जोड़ा गया 4, ठीक है। ये टोटल 12 अनुसूची है। इस पे आते हैं और उसके बाद आपसे बात करता हूँ आईपीसी। तो आईपीसी क्या होता है? इंडियन पिनल कोड। आपने सुना होगा धारा, ये धारा लगाई गई है। जैसे कि पुलिस, आप जाते हो हमेशा, कई बार सुना होगा, अरे किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो उस पर जब पुलिस केस बनता है तो धारा कौन सा लगाते हैं? क्योंकि यहाँ से तो ये सैद्धांतिक रूप से एक तरह से क्या है, सैद्धांतिक रूप से संविधान में लिखा गया है, लेकिन जो लॉ, कौन सा कानून, कौन सा धारा लगेगा, वो क्या है? संसद के द्वारा निर्मित कई सारे कानून पास किए गए हैं, तो वो क्या धारा है। तो धारा जैसे एक तरह से इंडियन पिनल कोड, वो की धारा लिखा गया, वो पुलिस वाले क्या करते हैं, जैसे आप देखोगे पुलिस कौन सा धारा लगाना है, कौन सा क्रिमिनल ऑफेंस है, उसके अकॉर्डिंग वो धारा लगाते हैं। तो आपने जैसे कि सपोज सुना होगा किसी ने मर्डर कर दिया, मर्डर केस में 302 302, आपने सुना होगा हाफ मर्डर 307, जैसे कि एक आता है 498A दहेज प्रथा। तो ये आईपीसी होता है एक तरह से सेक्शन बोलते हैं। ये पुलिस वाले जैसे आपने थाना वगैरह में देखा होगा। अब फॉरेंसिक जांच क्या होता है? तो जब पुलिस ट्रेनिंग होती है तो उनको फॉरेंसिक जांच भी दी जाती है, क्योंकि जब अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो, कोई जघन्य अपराध किया गया हो, तो उसमें आप देखे होंगे कि जो फॉरेंसिक, क्योंकि फॉरेंसिक टीम आती है, उनको कैसे एक तरह से कैसे टीम को कैसे सैंपल्स अर्जित करने हैं, सैंपल्स कैसे कलेक्ट करने हैं, तो उनको इसलिए उनको जानकारी होनी चाहिए कि फॉरेंसिक जांच कैसे, अदरवाइज सारे के सारे क्या होंगे, सैंपल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे कि हमें अपराधी को पकड़ने में काफ़ी मदद नहीं मिलेगी। तो फॉरेंसिक के माध्यम से फॉरेंसिक टीम आती है, तो उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। तो चलिए हम आते हैं सीआरपीसी। एक तरह से ये हो गया आईपीसी, समझ लीजिए। इसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं, ये अलग से होता है, बट मैं आपको अभी संविधान बता रहा हूँ, बट मैंने आईपीसी भी बता दिया आपको। चलिए आते हैं सीआरपीसी। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये क्या होता है? अब यहाँ पे आपको पता है कि संविधान ही हमें ये एक तरह से अधिकार देता है कि पुलिस अगर पकड़ेगी तो आपको 24 घंटे के अंदर ही कहाँ ले जाएगी? कोर्ट में ले जाएगी, पेश करेगी, कोर्ट में पेशी होगी। तो जब कोर्ट में पेशी होगी तो वो जो जज होंगे, हमारे जज साहब, वो क्या करेंगे? धारा लगाएंगे किस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी उनके अकॉर्डिंग जो एक तरह से धारा लगाएंगे, जो भी सजा देना है, किस ऑफेंस के लिए कितनी सजा देंगे, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग ही वो सजा सुनाएंगे। जो भी करना है उनको सजा देंगे, रिमांड पे देंगे, जो भी करना है वो जज करेंगे वहाँ के न्यायाधीश। तो इसमें भी आपने कई बार सुना होगा जुडिशियल रिमांड, एक सुना होगा पुलिस रिमांड। तो ये क्या होता है एक्चुअली? तो जुडिशियल रिमांड क्या होता है? यानी कि जब कई बार जज, यानी कि जब पुलिस वाले आपको कोर्ट में ले गए, पेश किए, तो जज क्या बोलता है? इसको जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया जाए। इट मीन्स आपको जेल में भेज दिया जाएगा। जेल के अपने मैनुअल होते हैं, उसके मैनुअल के अकॉर्डिंग आपको रखा जाएगा, खाना पानी टाइम पे मिलेगा, सब कुछ। कई बार काम कराया जाता है तो उसके मद्देनजर आपको पैसे भी दिए जाते हैं, कुछ काफ़ी कम होते हैं बट दिए जाते हैं। तो जुडिशियल रिमांड, इसमें आपको मारपीट नहीं दी जाती है, कुछ भी आपको जेल के मैनुअल के अकॉर्डिंग आपको जेल में रखा जाता है। एक होता है पुलिस रिमांड, ये कई बार सुना होगा, यानी जघन्य अपराध है तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं जज साहब से, सर हमें रिमांड पे दे दीजिए इनको जरा, क्योंकि उससे एक दिन में वो चीज़ पूछ नहीं पाते हैं, उनको और भी जानकारी इकट्ठा करनी होती है, तो पुलिस रिमांड मांगते हैं कि हमें रिमांड पे दिया जाए। लेकिन आपको पता है पुलिस रिमांड में क्या क्या होता है, तो कई बार उनके साथ फट गई, उनसे एक तरह से जानकारी इकट्ठा करनी होती है, तो पुलिस रिमांड बहुत ही एक तरह से आप जानते ही हो पुलिस रिमांड के बारे में कैसा होता है, इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम शासन का संचालन। इसमें जो संविधान है, संविधान एक्चुअली करता क्या है, एक्चुअली काम क्या है, उसका वर्क कैसे करता है? तो संविधान के अनुरूप क्या होता है? शासन का संचालन होता है, यानी शासन हमारा कैसे वर्क करेगा, कैसे संचालित होगा, ये संविधान ही तय करता है। उसके बाद सर्वोच्च विधि, इट मीन्स जो हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, सुपरमेसी ऑफ द लॉ, यानी सर्वोच्च विधि, विधि ही सर्वोच्च है। इट मीन संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। तो ये है सुपरमेसी ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड जैसे बोलते हैं। उसके बाद बोलेंगे हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी। शक्ति का मानचित्र, शक्ति का मानचित्र मतलब पावर मैप, तो हम बात करेंगे अभी पावर मैप के बारे में। जैसे कि हमारा मानचित्र आपने देखा, इसको भी डिस्कस करूंगा अलग से अभी। शक्ति का मानचित्र इट मीन्स आपने पॉलिटिकल मैप देखा होगा, फिजिकल मैप देखा होगा, तो उन फिजिकल मैप में अपने डिमार्केशन होता है, यानी कि सीमा तय होती है। तो वैसे इसके माध्यम से जो सरकार के अंग हैं, उनके इंस्टीट्यूशन है, उनके बॉडीज है, उनके बीच में एक तरह से उनके पावर का एक तरह से डिमार्केशन किया जाता है, सीमांकन किया जाता है कि किसकी कितनी पावर है। अदरवाइज किसी को पावर मिल जाए तो आपको ही पता है लोग क्या करेंगे। पावर आने के बाद क्या होता है, लोग एरोगेंस हो जाते हैं, लोग कई तरह की चीजें, गलत चीजें करते हैं। तो पावर, इसलिए हमारे संविधान में सोच सकते हो जो हमारे संविधान निर्माता हैं वो कितने ही दूरदृष्टिता के साथ काम कर रहे थे। उनको पता था कि पावर का मिसयूज हो सकता है, तो उन्होंने सीमांकन भी किया कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मिसयूज ना कर पाए, है ना। डॉक्टर अम्बेडकर साहब को पता है, प्रारूप समिति के एक तरह से अध्यक्ष हैं, ड्राफ्ट कमेटी के, तो उन्होंने संविधान एक तरह से पूरा का पूरा संविधान लिखा है। तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे बट आगे, ठीक। तो आइए देखिए, हम बात करते हैं जो मैंने अभी बताया था, 3 बताया था कि संविधान के अनुरूप ही क्या होता है, शासन का संचालन होता है। शासन का संचालन कैसे होता है, मैंने बोला कि जस्ट बताऊंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। एक संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। तीसरा हमने बताया था शक्ति का मानचित्र, पावर मैप एक तरह से। तीनों के बारे में क्या करके ब्रीफली डिस्कस करते हैं। शासन का संचालन कैसे होगा, तो शासन क्या है आपको मैंने बताया, यानी कि शासन, एक भारत देश है, इस देश के एक तरह से शासन हो रहा है, शासन का संचालन हो रहा है सत्ता दल द्वारा, वो भी संविधान के अनुरूप ही हो रहा है। तो एक तरह से संचालन हो रहा है शासन का, तो सार्वजनिक जीवन का संचालन हो रहा है, ना कि निजी नहीं है, इस सार्वजनिक जीवन का संचालन हो रहा है। तो सभी चीज सार्वजनिक है यहाँ पे। तो हम बात करते हैं जैसे कि राजनीति, एक तरह से पॉलिटिक्स की बात करते हैं, प्रशासन की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, कई पॉलिसीज है जैसे कि शिक्षा नीति। तो जैसे कि राजनीति में संचालन कौन कर रहा है, एक तरह से देखोगे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप जानते भी हो कि अगर हम सैद्धांतिक तौर पे बात करें तो इस देश का सबसे पावरफुल इंसान कौन है, तो प्रेसिडेंट, अगर सैद्धांतिक रूप से बात करें एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हम बात करते हैं व्यवहारिक तौर पे, तो सबसे ज्यादा पावरफुल प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री के पास सबसे ज्यादा पावर है। तो हमारे प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट मंत्री हैं, मंत्री का ये क्या राजनीति है, ये भी संचालन करते हैं शासन का, कैसे करना है, सबके अलग अलग दायित्व है। ये चीज किसमें लिखे गए, सबके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये संविधान में ही दिए गए हैं। संविधान ने उनको ताकत दिया कि आपके क्या काम है, आपके क्या कार्य होंगे। मैं एक एक करके बाद में जो वीडियोस अपलोड करूंगा तो मैं बताऊंगा प्रेसिडेंट के क्या काम है, प्रेसिडेंट के क्या प्रिविलेज हैं, मंत्री का क्या काम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या काम होता है, प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होता है, क्या क्या प्रिविलेज मिले हैं इनको, तो विशेष अधिकार जिनको बोलते हैं। जैसे प्रेसिडेंट को कई सारे विशेष अधिकार मिले हैं, जैसे कई बार आगे चल के एक पॉकेट वीटो का एग्जांपल दूंगा। वीटो आप सब जानते हो यूनाइटेड नेशन में, बट वहां पे नहीं जाएंगे अभी। प्रशासन, अब प्रशासन का क्या संचालन, यानी शासन के संचालन, प्रशासन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दायित्व होता है। दायित्व क्या है, जैसे कि डे टू डे लाइफ में जो एक तरह से कानून का इम्प्लीमेंटेशन, यानी कानून को एक तरह से लागू करने का काम इनके पास होता है, प्रशासन के पास होता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। इसमें भी जैसे हम बात करेंगे सरकार के अलग अलग, तो विधायिका और बात करते हैं, विधायिका बात करते हैं, उसके में विधायिका हो गए। दूसरा अपना कार्यपालिका, जिसका एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जुडिशियल एक तरह से बोलते हैं न्यायपालिका। तो अलग अलग है, तो प्रधान उसमें भी जैसे आपने देखा होगा जुडिशरी में, फिर आपने देखा एग्जीक्यूटिव में स्थायी एक तो होता है, एक तो आपने देखा होगा कि स्थायी होता है, एक अस्थायी होता है, आगे चल के उस पर बात करेंगे। कानून हम जो संविधान के द्वारा सैद्धांतिक तौर पे आर्टिकल्स हैं, उसका संसद के द्वारा कानून पास किए गए, कई सारे कानून है जो कि कानून को लॉ, एक तरह से लॉ जिसको बोलते हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं ना, तो उसके मद्देनजर कानून के हिसाब से मैंने बताया आईपीसी, तो ये डिफाइन करते हैं कि संचालन कैसे होगा, यानी शासन व्यवस्था कैसे चलेगी इस देश में। तो ये अलग अलग क्या पार्ट्स हैं, अलग अलग चीजें हैं जिसके मद्देनजर ही, जिसके अनुरूप ही शासन व्यवस्था चलेगी भारत में। अब अर्थव्यवस्था भी जरूरी है, क्योंकि देश है, आपको पता है भारत
दुनिया की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, कितने नंबर पे आती है आप बताइएगा। अर्थव्यवस्था, किसी भी देश को अगर उन्नति करना है, डेवलपमेंट करना है, तो उसकी अर्थव्यवस्था सबसे मेन पार्ट होता है। अगर अर्थव्यवस्था अच्छी है, इकोनॉमी अच्छी है, तो आप डेवलप और अपने नागरिकों को, अपने जो भी आपके यहाँ नागरिक हैं उसको कई सारे राइट्स दे सकते हैं, कई सारी चीजें दे सकते हैं ना। तो अर्थव्यवस्था, आपने पता होगा अभी हाल ही में 101वां संविधान संशोधन हुआ, जीएसटी का नाम सुना होगा। एक देश एक कानून, जैसे बोलते हैं ना, एक देश एक सर्विस टैक्स, एक टैक्स है ना, उसके सर्विस जीएसटी में भी आपने सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है, बात के देखेंगे, अगर उस पर भी जरूरत पड़ी तो मैं वीडियो बना दूंगा जीएसटी पे। संविधान संशोधन में कौन सा संविधान संशोधन है, अब बाद में बात करूंगा। संविधान संशोधन क्या होता है, यानी सिंपल सा अगर मैं बात करूँ, एक अगर छोटे से लैंग्वेज में, छोटे शब्दों में बात करूँ, उनके शब्द में संविधान संशोधन, इट मीन संशोधन करना, अमेंडमेंट करना। यानी कि कोई भी रूल बनाते हैं तो कई बार क्या होता है, वो रूल वैलिड नहीं होता है, वो रूल को कुछ बदलाव चाहिए होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। तो वैसे ही संविधान में भी, संविधान ने ही एक तरह से एक प्रावधान रखा है कि संविधान संशोधन किया जा सकता है। अगर संविधान में कुछ चीज संशोधन करने की जरूरत पड़ी, कुछ बदलाव, तो संशोधन किया जा सकता है। उसके लिए आर्टिकल्स हैं, उस पर बात करेंगे संविधान संशोधन वाला टॉपिक पे। तो उसमें हम क्या कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। तो जीएसटी हम लाए, तो 101वां संविधान संशोधन करके हमने उसमें चेंजेस किए। उसके बाद पॉलिसी, अब संचालन में यह भी है कि हमें अपने देश में कैसी कैसी पॉलिसी लानी है। तो शिक्षा नीति, मिस एजुकेशन पॉलिसी जिसको बोलते हैं, एजुकेशन पॉलिसी। अभी आपने सुना होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है ना, तो यानी कि ये क्या है, शासन का संचालन है कि शासन इन चीजों से मिलकर, कई और चीजें हैं बट इन चीजों से मिलकर मुख्यतः क्या होता है कि शासन व्यवस्था चलाया जा सकता है। तो बात करते हैं संविधान सर्वोच्च क्या है, संविधान ही सर्वोच्च है, विधि ही सर्वोच्च है। तो हमारे यहाँ रूल ऑफ द लॉ चलता है, रूल ऑफ द लॉ, किसका शासन, रूल ऑफ द लॉ। तो संविधान सर्वोच्च, इससे ऊपर कोई नहीं है। इसलिए हम बात करते हैं संविधान को बचाना है। संविधान रहेगा तो हमारे फंडामेंटल राइट्स भी रहेंगे, मौलिक अधिकार भी रहेंगे। सरकार के फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि डीपीएसपी में दी गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजकीय नीति निर्देशक करता है, उनकी जिम्मेदारी है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। उसके बाद बात करते हैं जैसे कि धार्मिक विश्वास, यानी सामने एक मीन संविधान ही सर्वोच्च है। आपका चाहे धार्मिक विश्वास हो, चाहे समाज का कोई नियम हो, ये संविधान से ऊपर नहीं है। ये संविधान के अंतर्गत ही आते हैं। संविधान में हर चीज का जिक्र किया है, जैसे धार्मिक उपासना, धार्मिक स्वतंत्रता है हमारे यहाँ भारत में, हमारे देश में। अगर आप किसी भी धर्म को मानना चाहें, प्रचार प्रसार करना चाहें, आराम से कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। सरकार कुछ नहीं करेगी, आपको कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि संविधान ने हमें ये राइट दिया है और ये फंडामेंटल राइट्स हैं। समाज के कोई नियम, जैसे पहले सती प्रथा चलता था, ये सब, जैसे कि बाल विवाह, संविधान ये बोलते बाल विवाह गैर कानूनी है, बट कई जगह भी होते हैं। तो समाज के नियम क्या है, संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान ही सबसे ऊपर है। सुपरमेसी, कौन सा है, सुपरमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुपरमेसी। सीए, अब देखा होगा हाल में आपने सुना होगा सीए के बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद कृषि कानून तो वापस ले लिया गया सरकार के द्वारा, बट ये भी क्या है, ये भी संविधान के अनुरूप होना चाहिए। संविधान अगर गैर संविधानिक होगा तो ये भी निरस्त हो जाएगा कानून। ये जुडिशियल रिव्यू के लिए गए भी, कृषि कानून तो वापस ले लिया गया। सीए के लिए कई लोगों ने, आपने सुना होगा हाल में नहीं, कुछ टाइम पहले ही प्रोटेस्ट किया, कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो ये जो भी सरकार कानून लाती है, कुछ भी लाती है, तो वो संविधान के अनुरूप संवैधानिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि संविधान गैर संवैधानिक हो, संविधान के आर्टिकल्स का वायलेशन करे, उल्लंघन करे, ऐसा नहीं हो सकता। अदरवाइज वो जुडिशियल रिव्यू में जाएगा कोर्ट में और उसे खारिज कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड। अब बात करते हैं शक्ति का मानचित्र। शक्ति का मानचित्र क्या है, तो जैसे आपने पॉलिटिकल मैप पढ़ा होगा, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ये चीजें यहाँ पे हैं। जैसे कि आप पूरा का पूरा भौगोलिक आप जानते हो, फिजिकल मैप प्लस एक तरह से भारत का भौगोलिक स्थिति जानते हो क्या कहाँ पे है। तो वैसे ही एक तरह से हमारा पावर मैप होता है किसके संदर्भ में, तो हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पे डिमार्केशन किया गया है कि शक्ति के संदर्भ में एक तरह से यही काम करता है पावर मैप की, किसकी कितनी शक्ति होगी, प्रधानमंत्री की शक्ति कितनी होगी। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि संविधान निर्माताओं ने उन्हें इन चीजों की अनुभूति थी, उन चीजों को पता था कि आगे चलकर पावर डिस्प्यूट, अभी देखा होगा आपने दिल्ली के सीएम केजरीवाल, अब दिल्ली में एक तरह से केंद्र शासित राज्य दिल्ली के सीएम बोलते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पावर होना चाहिए क्योंकि हम चुनी हुई सरकार है।
केंद्र सरकार बोलती है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के पास एक तरह से उपराज्यपाल के पास ज़्यादा पावर होना चाहिए। तो ये सब का जिक्र किस में रखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में। और संविधान एक तरह से इसका रिव्यू कौन करता है? तो यानी कि इसका जो निपटारा करने का जुडिशरी सिस्टम करती है, न्यायाधीश, न्यायपालिका संविधान को एक्सप्लेन करती है, व्याख्या करती है। उसकी व्याख्या एक्चुअल व्याख्या कौन कर सकता है? तो न्यायपालिका ही करती है कि उस एक्चुअली जो आर्टिकल्स या अनुच्छेद है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा। तो न्यायपालिका का काम है। कोई भी चीजों को निपटारा करना है तो संविधान के माध्यम से न्यायपालिका करती है। ठीक है, तो एक तरह से ये पावर मैप है डिमार्केशन की, हम किसका यानी कि शक्ति का एक तरह से सीमांकन करना कि किसकी कितनी पावर है। जैसे कि आगे चल के बताऊंगा, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची और अवशिष्ट सूचियां, यानी कि उनको बांट दिया गया है कि आपकी ये जिम्मेदारी, आपकी ये जिम्मेदारी, क्योंकि भारत का फेडरल सिस्टम एक फेडरल कंट्री है और यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आगे चल के मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी बात करते हैं पावर मैप के बारे में। अभी हम बात कर रहे थे शक्ति का सीमांकन, इट मीन्स पावर मैप, शक्ति का मानचित्र हमने जैसे देखा। तो इसमें शक्ति का सीमांकन इट मीन्स हमने अभी लिमिटेशन ऑफ द पावर, किसकी कितनी शक्तियां होंगी, इट मीन्स लिमिटेशन। सीमांकन क्या है? एक तरह से डिमार्केशन जो हमने किया हुआ है। तो सरकार के अंगों, पहला अगर देखते हैं तो सरकार के अंगों और संस्थाओं की शक्ति का सीमांकन करना। अब सरकार के कई सारे अंग हैं, उनके इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं, उनके कितने पावर हैं, कितने पावर का यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हाँ, कोई जिनके पास पावर आ जाता है तो पावर का मिस यूज कर सकते हैं। इसलिए हर किसी की लिमिटेशन, सीमांकन किया गया है कि आपकी इतनी शक्ति है, आपका इतना दायरा है। जैसे कि आप देखेंगे संस्थाएं, सरकार के अंग, सरकार का जो गठन होता है, तो विधायिका, आपको पता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जिसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका हमारा जुडिशरी सिस्टम, जुडिशरी न्यायपालिका। तो सरकार के जो अंग है हमारे विधायिका क्या होता है? संसद होता है अपना, पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं। विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि अगर दिल्ली में बात करोगे तो अपनी राज्यसभा, पार्लियामेंट होता है, संसद के दो अपने हैं, एक तो हमारा लोकसभा और एक राज्यसभा होता है। विधानसभा यानी कि राज्यों में क्या होता है? विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है। जैसे कि हमारे यहाँ विधान परिषद हर जगह नहीं है, आपके कुछ स्टेट्स में विधान परिषद है। मैं जब विधानसभा विधान परिषद में क्या अंतर होते हैं तो वहाँ पे बात करूंगा। जब संसद की बात करूंगा, पार्लियामेंट, तो वहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, उनके क्या काम है, कितने सदस्य होते हैं, कैसे सदस्य चुने जाते हैं, सब पे बात करूंगा। तो ये विधायिका हो गए, इट मीन जो चुन के आते हैं हमारे यहाँ विधायक, जो संसद में बैठते हैं। अपने सांसद, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम सुना होगा कि आपके हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। विधानसभा में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, एमएलए जिनको बोलते हैं ना, उसका एमएलसी का सुना होगा, विधान परिषद, एमएलए, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे आपने सुना होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये चुन के जाते हैं, दिल्ली में बैठते हैं संसद भवन में। अब कार्यपालिका यानी कि यहाँ से जो कानून बनता है, कानून एक तरह से संसद में, विधानसभा जो कानून, यानी कि राज्य की सरकार जो होती है वो राज्य में कानून बनाती है, राज्य में इम्प्लीमेंट होता है, और संसद के थ्रू यानी कानून बनता है, देश के लिए जो बनता है, तो ये कानून बनता है यहाँ से। और कानून इम्प्लीमेंट करने का काम डे टू डे लाइफ में कार्यपालिका का है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं। तो डे टू डे लाइफ में यानी कि रूल जो है, जो भी रूल एंड रेगुलेशन, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम है, वो कौन करेगा? तो वो करेंगे हमारी कार्यपालिका। और कार्यपालिका भी दो टाइप्स होते हैं, ये डिस्कस करूंगा फुल डिस्कशन किसी अदर टॉपिक में, किसी अदर वीडियोस में। बट यहाँ पे जो मैं क्योंकि आज मैं सिर्फ संविधान के बेसिक्स बता रहा हूँ, बेसिक्स क्या है। उसके बाद बात करूंगा स्थायी। अब कार्यपालिका भी दो टाइप के होते हैं, एक स्थायी होते हैं, एक अस्थायी होते हैं। अस्थायी कौन से होते हैं? इसको परमानेंट बोलते हैं, परमानेंट। ये नॉन परमानेंट होते हैं अस्थायी। वो अस्थायी जैसे कि प्राइम मिनिस्टर भी क्या है? ये भी एग्जीक्यूटिव है, ये भी एक तरह से कार्यपालिका का ही पार्ट है। तो ये हमारे अस्थायी होते हैं, 5 साल के लिए, 5 साल के चुनाव में जीत के आए तो ठीक है, नहीं जीत के आए तो फिर दूसरे आए। अस्थायी आपने सुना होगा, आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, जितने आपके जो ऑफिसर्स होते हैं जो कि एग्जाम देकर आए, क्वालिफाई करके आए हैं, वो क्या स्थायी होते हैं। यानी कि उनको अपने कार्यकाल तक क्या रहना है, इसलिए तो यानी कि लोग जब जाते हैं किसके पास, तो कार्यपालिका स्थायी, वो डरते ज़्यादा है। वो अपने विधायक, अपने एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से नहीं डरते हैं। अपने स्थायी अगर जो भी परमानेंट कार्यपालिका है, यानी कि जो बीडीओ है, ब्लॉक का बीडीओ है, सीओ है, लोग जाने से, आम आदमी जाने से डरते हैं। क्यों? कि वो अब आम आदमी उसके पास जाएगा किसी काम के लिए, वो पढ़ा लिखा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है। हाँ, कई ऐसे अच्छे होते हैं जो कि आपकी मदद करें, कई लोग ऐसे होते हैं और लोग जाने से डरते हैं, लोग भगा जा रहे, कहाँ से आ गए आप,
कैसे आ गए, बट आप जाते हो किसके पास, तो आप जाते हो अपने एमएलए के पास कि सर ये काम है, तो आपको चाय भी पिलाएगा, क्या ये जनाब सर भाई बैठिए चाय पी लीजिए, ठीक है चाय पीजिए, क्योंकि आप उसके वोटर हो, क्योंकि आपका प्रतिनिधित्व ही आपका एमएलए और आपका एमपी कर, आपने ही वोट दिया है तभी वो जाकर यहाँ बैठ रहा है, तभी उसे पावर मिला हुआ है। अगर आप उसे वोट नहीं करेंगे तो ना ही वो एमएलए बन पाएगा ना ही वो एमपी बन पाएगा। इसलिए वो यानी कि आपका एक तरह से रिस्पेक्ट कौन करेगा, एमएलए और एमपी भी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक, क्योंकि वो आपका प्रतिनिधि है, आपके बिहाफ पे वो आपकी बातों को रखता है। इसलिए यहाँ पे एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए, एक दूसरे को लिमिटेशन की पावर के लिमिटेशन के लिए अलग अलग बनाए गए हैं, यानी अस्थायी रखा गया इसलिए कि अगर ये कुछ करता है, ये अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो ये इस पर प्रेशराइज करेगा कि हाँ भाई आप क्यों नहीं सुनते हो, है ना, हमारी जनता है, क्योंकि हम जनता के लिए ही काम करने आए हैं, जनता की ही सेवा करने के लिए आए हैं हम यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं न्यायपालिका। तो न्यायपालिका अगर मान लो कुछ इशू हो गया इनके बीच में या कुछ हुआ, उसका निपटारा कौन करेगा, तो न्यायपालिका, न्यायाधीश। आपने सुना होगा सीजेआई अभी चंद्रचूड़ जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये जुडिशरी सिस्टम होता है, न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, जस्टिस होता है, न्यायाधीश जिनको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भी पता है आपको। उसके बाद आप बात करते हैं न्यायपालिका। तो न्यायपालिका एक तरह से संविधान की व्याख्या करता है और इनके बीच में जो निपटारा करने का काम होता है संविधान के अनुरूप ही, तो संविधान एक तरह संविधान के अनुरूप न्यायपालिका का काम है, न्यायपालिका ये काम करती है। अब हम बात करते हैं संविधान का वर्णन, थोड़ा सा बेसिक्स में और आगे बढ़ के देखते हैं कि एक्चुअली हम संविधान का थोड़ा सा वर्णन करते हैं कि संविधान अभी देखा हमने, संविधान की बेसिक चीज़ें देखे हमने, थोड़े आर्टिकल्स देखे हैं, भाग देखे हमने कि भाग में होता है कुछ पार्ट्स, हमारे पार्ट्स में डिवाइड है 22 पार्ट्स में। तो उसके बाद हमने देखा कैसे कैसे संविधान इतनी उसके डेफिनेशन देखे, संचालन देखा हमने कैसे संचालन होता है, संविधान की शक्तियों को देखा हमने कि कैसे डिमार्केशन लिमिटेशन किया गया अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बीच में। अब देखते हैं वर्णन। तो संविधान एक्चुअली संविधान है, संविधान में क्या होता है, हमको डिवाइड कर दिया भाग में, ये बहुत बड़ा दस्तावेज है, हर चीज़ों को क्या पार्ट पार्ट में रखना होता है, तो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। तो आपको जो ओरिजिनल संविधान है यानी कि मूल संविधान, उसमें 22 भाग थे। अभी ये जो वर्तमान स्थिति में आप देखोगे तो अगर बात करते हैं तो 25 हैं टोटल, कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े, कुछ ऐसे कि जैसे आपके चैप्टर्स होते हैं बुक में, कुछ चैप्टर्स छोटे होते हैं काफ़ी, कुछ चैप्टर्स काफ़ी बड़े होते हैं। तो वैसे हमारे संविधान में ही जो एक तरह से जो डॉक्यूमेंट्स है, और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं। उसके बाद उसके अंदर हमने चैप्टर्स, संविधान निर्माता ने उसमें चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है, चैप्टर्स भी हैं कुछ यानी अध्याय। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करते हैं तो भाग 5 की, तो भाग 5 बहुत बड़ा संविधान एक तरह से बहुत बड़ा है। तो उसमें क्या जिक्र किया गया है, तो संघ का शासन, जो कि संघ का शासन मतलब केंद्र का शासन, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, भारत का शासन, यही तो भारत का शासन है एक्चुअली। अब उसमें जैसे कि अध्याय 1 है, तो अध्याय पहला अध्याय है, तो उसमें क्या राष्ट्रपति का जिक्र किया गया, तो राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ लिखा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना चाहिए, राष्ट्रपति के हर एक चीज के बारे में जिक्र किया गया है। अध्याय 2 में डिफाइन किया गया संसद। अब संसद आपकी पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट दो टाइप के होते हैं आपके, पार्लियामेंट दो टाइप के, पार्लियामेंट ये पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा की बात करेंगे, एक जिसको पीपल्स हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा चुना हुआ होता है, अस्थायी तौर पे होता है, क्योंकि 5 साल पे बंद किया जाता है, एक तरह से चुनाव में जाते हैं लोग, फिर जीत के आते हैं, फिर से बैठते हैं। जो राज्यसभा होता है वो अस्थायी तौर पे होता है, उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। आगे हम बात करेंगे जब डिफरेंस संसद की बात करेंगे, संसद का जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। उसके बाद उसमें अनुच्छेद है, अनुच्छेद आर्टिकल जिसको बोलते हैं, कई सारे आर्टिकल्स हैं आपके, टोटल 395 ओरिजिनल संविधान में टोटल 395 आर्टिकल्स हैं। हाल में अगर बात करोगे अभी, तो वर्तमान में अगर करंट में देखा जाए तो 470 के करीब हमारे टोटल आर्टिकल्स अनुच्छेद होंगे। अनुच्छेद के आगे भी अगर बात करते हैं तो आपने सुना होगा 19A, कई बार 39A। तो आगे मैं बताता हूँ आपको, इसमें जैसे कि क्लॉज होते हैं, क्लॉज ये आपका क्लॉज हो गया, फिर आपके सब क्लॉज होते हैं, उपखंड जिसको बोलते हैं। तो इन सब के बारे में ये बेसिक्स है, तो आपको बेसिक संविधान के बारे में पता होना चाहिए। और भी आगे इंटरेस्टिंग होगा, कई सारी चीज़ें आएंगी जो कि आपको इंटरेस्टिंग, हर चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। हम बात करते हैं, अभी मैंने थोड़ी पहले बताया आपको संविधान। तो संविधान में क्या होते हैं, भाग होते हैं, इतने सब पार्ट, उसको डिवाइड किया गया है पार्ट में। उससे भी हमने डिवाइड किया गया क्योंकि पार्ट कुछ बड़े हैं कुछ छोटे भाग हैं, इसको डिवाइड कर दिया गया चैप्टर्स में। अभी आपने देखा चैप्टर 1 चैप्टर 2 भाग 5 का अनुच्छेद, फिर उसमें हमने क्या किया, आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। हर जैसे मैंने कुछ आर्टिकल्स के एग्जांपल दिए, आर्टिकल 70 अप्रियता,
अनटचेबिलिटी के बारे में दिया गया है। उसके बाद आपके आर्टिकल 21 है शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार। उसके बाद ये खंड होते हैं, इसके अंदर क्या होता है आर्टिकल्स के अंदर, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स जैसे उसके पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, तो खंड उसको क्लॉज बोलते हैं। उसके बाद उपखंड, उसके भी कुछ सब क्लॉज होते हैं, उसके भी उपखंड होते हैं, उसे सब क्लॉज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 39(1), ये 39 क्या आर्टिकल्स है, इसके क्या ये स्वतंत्र नहीं है। इट मीन्स इसके से एक तरह से 39 है, बट इसके कई पार्ट है, सब पार्ट है। तो ये क्या है, जिसके सब पार्ट है, ये सारे अलग अलग आर्टिकल्स नहीं, इसके पार्ट ही है। तो ये एक दूसरे से, यानी कि ये क्या होंगे, इट मीन्स ये इसी के कुछ पार्ट होंगे, सब पार्ट ही होंगे, तो आपस में एक दूसरे से लिंकअप होंगे। अगर अदरवाइज आप ये देखोगे 39A, तो ये क्या एक अलग है, 39A बोलेंगे, बट इसे हम 39A नहीं बोलेंगे, 39 क्लॉज ए बोलेंगे, कि इसका ही एक तरह से खंड है, एक तरह से बोल सकते हैं ना, क्लॉज है। और ये क्या है 39A है, तो इसे हम 39 है। बट कई बार आपने सुना लोग ऐसे बोलते हैं 39A 39B, बट ये एक्चुअली सही तरीका नहीं है बोलने का। सही तरीका बोलने का है 39 क्लॉज है, ये 39 नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र आर्टिकल है। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता दी गई, इस आर्टिकल के माध्यम से आपको दिया गया है समान न्याय। सबके लिए न्याय कैसा होना चाहिए, समान न्याय होना चाहिए, होता है ना फंडामेंटल राइट्स में, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 40, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है जैसे कि यहाँ पे लिखा है 19(1)A, इट मीन्स कई बार बोलते हैं 19(1)A, बट दिस इज नॉट अ राइट थिंग्स। यू कैन राइट, यू कैन treat as a article 19 clause 1 sub clause A, you can say directly, and here you can see article 39 clause A, no need to say just like 39A, it's different, 39 is here, so हम ऐसे बोल सकते हैं कि 39A यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना, there is a constitution and thereafter sub part, then you can divide it into chapter, thereafter it's articles, thereafter it's a clause, thereafter sub clause. So this is a fundamental things, so you have to remember this one, okay, आपको ये याद होना चाहिए। बेसिक्स में, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स में हम देखेंगे अनुसूची, इट मीन शेड्यूल, शेड्यूल की बात करेंगे। अभी तक हमने देखा संविधान में भाग हैं, चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के बाद आपके आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स के बाद आपने देखा कि क्लॉज हैं, सब क्लॉज हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा, आप देखते हैं अनुसूची। अनुसूची एक्चुअली होता क्या है, तो ये भी संविधान का ही पार्ट है। संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करता है। इट मीन संविधान में कई आर्टिकल्स दिए गए हैं, कई सारी चीज दी गई, बट हर चीज को वहीं पे लिखना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, संविधान के लास्ट में इसने अनुसूची के तौर पे इन्होंने जोड़ दिया, और उसमें संविधान के जो आर्टिकल्स है, संविधान में कई चीजें उसका जिक्र वहां कर दिया कि ठीक इसके बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया वो वहां उन्होंने कर दिया, तो उसको शेड्यूल में डिवाइड कर दिया एक तरह से। उसकी व्याख्या करता है, इट मीन्स एक्सप्लेन करता है, उस क्लियरली उसको एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली वो क्या है, संविधान के अनुरूप जो भी है उसमें दिया गया है। तो जैसे कि आर्टिकल 1 ये बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इट मीन्स यूनियन। और आपके संविधान में इंडिया और भारत दो ही नाम है, जो ऑफिशियल नेम है हमारे देश का एक तरह से संविधान के तौर पे, तो इंडिया और भारत है। तो भारत क्या है, एक तरह से राज्यों का संघ होगा, और जो राज्य होता है एक तरह से यूनियन, आप इससे अलग नहीं हो सकते हैं। कोई भी राज्य ये चाहे कि हम अलग हो जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा देश क्या है, यूनियन है। और इसका श्रेय किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तीसरी रियासतों 500 लगभग 500 से ज्यादा रियासतों को एक तरह से इन्होंने क्या किया, 500 से ज्यादा रियासतों को इकट्ठा करने का काम, एकत्रित करने का काम यूनियन के तौर पे किया, यानी कि एक भारत देश का निर्माण हुआ। तो यूनियन, जैसे कि कई बार आपने नागालैंड का नाम सुना, नागालैंड राज्य हमारा, नागालैंड हर बोलता है हमें अलग राष्ट्र की दर्जा दीजिए, बट यूनियन है, आप अलग नहीं हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखते हैं, अब जैसे बात करें अनुसूची, 12 अनुसूची है हमारे यहाँ, तो हम 12 अनुसूची के बारे में देखेंगे। यहाँ पे एक एक करके डिस्कस नहीं करूंगा, बट ब्रीफली आपको बताऊंगा क्या क्या जिक्र किया गया है अनुसूची में। जब हम अनुसूची पढ़ेंगे अलग से टॉपिक, तो वहाँ एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। पहला अनुसूची क्या बोलता है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है, यानी कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्या होगा, यानी कि संघ की अपनी फेडरल कंट्री है, राज्यों की अपनी जिम्मेदारी है, संघ उसके दायित्व क्या है, उसके एक क्षेत्र के एरिया क्या है, उसके एरियाज क्या है, यानी यूनियन का अपने एरिया क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट गवर्नमेंट का क्या क्या अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या दायरे हैं उसके।
जैसे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकते, ऑलरेडी मैंने बताया आपको। टोटल कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटी हैं। यूटी यूनियन टेरेटरी आपका दिल्ली भी क्या है? यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित राज्य। यूटी क्यों बनाया जाता है? जैसे राजधानी से दूर के जो होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के लिए। अब जैसे अंडमान निकोबार है, कई ऐसे देखे होंगे आपने कि राजधानी से दूर बट राष्ट्रीय महत्व के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारे इसलिए हम यूटी बनाते हैं। जैसे कि आपके दिल्ली, आप बोलोगे दिल्ली तो पास में, बट राजधानी है, तो राजधानी देश की राजधानी है, तो राष्ट्रीय महत्व है उसका, तो इसलिए उससे भी केंद्र शासित है। बट हाँ, यहाँ पे अपना क्या है? लेजिस्लेटिव भी, यहाँ विधानसभा भी है। केजरीवाल यहाँ के, आदरणीय केजरीवाल जी, जैसे कि आपके हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, और केजरीवाल जी यहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। तो यहाँ पे अपना विधानसभा भी है दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी यहाँ पे लेजिस्लेटिव है। अब दूसरे अनुसूची शेड्यूल में वेतन के जिक्र किया गया है। उसके बाद यानी कि जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनके वेतन का जिक्र किया गया है शेड्यूल 2 में, अनुसूची 2 में। तीसरे में शपथ। अब जितने भी चुन के आते हैं प्रतिनिधि, वो क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति भी शपथ लेते हैं, मंत्री भी शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री भी शपथ लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सभी के सभी शपथ लेते हैं। लेकिन शपथ का अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे मंत्री, वो गोपनीयता की शपथ लेता है। जैसे कि अमित शाह गृह मंत्रालय, तो उनके पास परमाणु रिएक्टर कहाँ कहाँ पे है, परमाणु ऊर्जा कहाँ कहाँ पे है, अंतरिक्ष, कई सारे जैसे सीक्रेट थिंग उनको पता है, बट वो बताएंगे नहीं किसी को। क्यों? क्योंकि वो सीक्रेट रखना है, क्योंकि वो राष्ट्रीय महत्व के लिए है, तो वो बता नहीं सकते। इसलिए वो शपथ किसकी लेंगे? तो गोपनीयता की शपथ, जो कि हमारे मंत्री होते हैं। राज्यसभा की जिक्र किया गया। राज्यसभा का कार्यकाल कितने है? राज्यसभा के बारे में जितने भी जानकारी एक तरह से दी गई है वो शेड्यूल 4 में। शेड्यूल बात करते हैं 5 में, SC/ST विशेष प्रावधान किया गया है। जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए जो एक तरह से स्पेशल प्रोविजन रखा गया, वो अनुसूची 5 में उसका जिक्र किया गया है। 6 पूर्वोत्तर राज्य की बात की गई है, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। उसके बाद अगर बात करते हैं 7 में, तो शक्ति का विभाजन यानी कि मैंने पहले ही बताया कि लिमिटेशन किया गया कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, स्टेट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने हमें डिवाइड कर दिया। और आपका हमारा देश क्या है? एक तरह से संघात्मक है, इंडिया का संघात्मक एक तरह से, बट फेडरल कंट्री। और एकात्मक, इट मीन्स यूनिटी जिसको बोलते हैं। पर भारत भी संघात्मक होते हुए एकात्मक की ओर झुकाव रखता है, क्योंकि केंद्र यहाँ पे मजबूत है। आगे बताऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि ये एक तरह से बेसिक्स है, तो बेसिक ही आ जाने में। और एकात्मक है तो ब्रिटेन एग्जाम्पल है। तो शक्ति का विभाजन कैसे किया? तो संघ सूची है, जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट बोल सकते हो। एक हमारा राज्य सूची है, जिसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। एक समवर्ती सूची होता है, कंकरेंट लिस्ट। एक हमारा अलग से अवशिष्ट सूची जोड़ दिया गया। अब क्या है कि संघ सूची, इट मीन्स एक हमने शक्ति का दायरा विभाजन कर दिया है कि किसकी कितनी शक्ति है, तो स्टेट का क्या होगा। तो संघ, इस पे कानून कौन बनाएगा? यानी कि संघ सूची। कुछ लिस्ट ऐसे हैं, कुछ इस पे कानून कौन बना सकता है? तो सिर्फ केंद्र बना सकता है, तो वो लिस्ट को हमने इसमें शामिल किया है। और राज्य सूची, कुछ जैसे कुछ इशू है, कुछ जैसे हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं, तो उस पर जैसे राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य उस पर कानून बनाएगा, राज्य अपने ढंग से। तो राज्य में भी कई ऐसे लिस्ट है जो कि राज्य के अंदर, राज्य ही उस पर कानून बना सकता है। समवर्ती सूची, ऐसे कई मुद्दे हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिनपे दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे शिक्षा, कृषि, तो राज्य भी एक तरह से बना सकता है कानून अपने राज्य के लिए, केंद्र भी बना सकता है समवर्ती, इसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। इसमें दोनों बना सकते हैं, जैसे शिक्षा। लेकिन हम बात करते हैं अगर दोनों एक ही किसी शिक्षा का अधिकार है कोई, या शिक्षा से रिलेटेड कुछ, एजुकेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी है। अब इन्होंने भी कानून बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोई कानून बना दिया, तो लागू किसका होगा, मान्य किसका होगा? तो मान्यता सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। सर्वे सर्वा एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का, राज्य का जो बनाया गया कानून है वो इसके एक तरह से इसकी ज्यादा मान्यता होगी, इसकी कम मान्यता, इसकी मान्यता नहीं होगी। यानी कि दोनों अगर एक ही टॉपिक पे अगर कानून बनाए तो उसमें संघ सूची एक तरह से आगे होगा, संघ सूची की कानून की मान्यता होगी। अवशिष्ट सूची, अब जैसे कुछ ऐसे हैं जो कि संविधान निर्माताओं को पता था कि इनके अलावा भी कुछ हो सकते हैं जो कि अभी नहीं है, फ्यूचर में आएंगे, तो उन्होंने एक अवशिष्ट सूची खाली पन्ना छोड़ दिया। जैसे कि परमाणु ऊर्जा कहाँ रखेंगे? तो हम यहाँ रखेंगे, इसमें अवशिष्ट सूची में रखेंगे। सोशल मीडिया पहले तो था नहीं, सोशल मीडिया हाल के दिनों में। अभी सोशल मीडिया के कई कानून भी अभी किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, कई सारी चीज तो इम्प्लीमेंट करते हैं, नए कुछ संशोधन करते हैं, तो हम कहाँ रखेंगे उसे? अंतरिक्ष से रिलेटेड, क्योंकि जब हम
हमारा देश आज़ाद हुआ था, अंतरिक्ष के मामले में इतना तो हम डेवलप नहीं थे, बट अभी हम हैं। तो वो सबसे रिलेटेड कुछ कानून, उससे रिलेटेड कुछ पॉलिसी हो तो कहाँ रखेंगे, और कानून बनाने का तो उसी सूची में रख दिया हमने। ठीक है, अब देखेंगे हम 8वां भाषा है। 8वीं अनुसूची में भाषा को जोड़ा गया है। कई सारे भाषा ऐसे हैं, जैसे भोजपुरी की भी मांग होती है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए, है ना। ठीक है, कई सारे ऐसे हैं भाषा जो कि 8वीं अनुसूची में मान्यता करते हैं। इसमें भाषा दिए गए हैं कि कौन कौन से एक तरह से भाषाएं इस अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। उसके बाद आप बात करोगे भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा का अंत, एक तरह से लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई है। जमींदारी प्रथा का अंत, इसके बारे में दिए गए हैं यहाँ पे। दल बदल कानून, ये क्या 10वां अपना अनुसूची है। एंटी डिफेक्शन लॉ, आपने सुना होगा, गयाराम हरियाणा के विधायक थे। एक ही दिन में इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी, एक ही दिन में 3 पार्टियों में बदलाव कर दिया। यानी कि कई ऐसे विधायक, कई ऐसे MP होते हैं, जीत के किसी और दल से आते थे और बाद में किसी और दल में शामिल हो जाते थे। तो बाद में देखा गया कि ये तो फिर एक तरह से जो लोग वोट करते हैं किसी पे, MLA पे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो किसी और पार्टी में जाके मिल जाता है। यानी कि एक तरह से उनके साथ छल किया जा रहा है, विश्वासघात। तो और काफ़ी सारे इससे एक तरह से हॉर्स ट्रेडिंग इसको होते हैं, खरीद बिक्री, जैसे विधायकों की खरीद बिक्री होने लगी कि इसको ज़्यादा पैसा देंगे तो वो इसमें शामिल हो जाएगा। इस चीज़ को रोकने के लिए लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, 52वां संविधान संशोधन करके। किसके दौरान? राजीव गांधी। उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, है ना। तो ये काफ़ी एंटी डिफेक्शन लॉ, एक आगे चल के मैं बताऊंगा अलग से टॉपिक में एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, एक अलग टॉपिक ही होगा ये। उसके बाद 11वां, अगर बात करते 11वां शेड्यूल हमारा अनुसूची, तो पंचायती राज। पंचायती राज, अगर मैं पंचायती राज की बात करूँ तो जो अगर गांधी जी होते तो ये कब का शामिल हो गया था, जब यानी कि देश आज़ाद हुआ था और संविधान बना था, तब ही शामिल हो जाता है पंचायती राज। परंतु गांधी जी की मृत्यु हो गई एक तरह से, तो ये शामिल नहीं हो पाया। गांधी जी की चर्चा पूरे के पूरे संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन गांधी जी बोलते हैं गांधी जी की आत्मा, गांधी जी के विचार हैं। इसी विचार के तौर पे पंचायती राज, डिसेंट्रलाइजेशन, इसी को तो बोलते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। और पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन करके 1993 में 24 अप्रैल को अभी हाल ही में पंचायती राज दिवस मनाया गया। और नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन, ये 12वां एक अनुसूची है, तो इनका जिक्र किया गया पंचायती राज में। जैसे कि ग्रामीण व्यवस्था की बात की है, पंचायतों की बात की गई है, ग्राम पंचायत, तो वहां पे बात करेंगे अलग से। ठीक है, तो ये शेड्यूल है। तो आगे चल रहे हम, ये आज हम यहीं तक रखते हैं। आगे कई सारे वीडियोस लेकर आऊंगा मैं अलग अलग टॉपिक पे। अभी तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया, तो पार्ट वाइज के आगे मैं प्रीएम्बल्स की बात करूंगा। जैसे प्रस्तावना में क्या है, उद्देश्य क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के सारे यानी कि सारे आर्टिकल्स हैं। तो हमने प्रीएम्बल बोला जाता है इंग्लिश में, लेकिन प्रस्तावना इंग्लिश में, हिंदी में प्रस्तावना उद्देशिका लिखा गया। बुक के कोई भी NCERT की बुक स्टार्टिंग में देखोगे तो उद्देशिका लिखा गया। तो उसमें एक तरह से वहाँ सारे के सारे चीजों को, सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पार्ट है उसका जिक्र किया गया है। जैसे हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, है ना। उसके बाद प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, हर की बात करेंगे, हर चीज की। यानी कि पूरा का पूरा एक तरह से निचोड़ रख दिया गया है प्रस्तावना में कि हमारा संविधान एक्चुअली है क्या, उसका उद्देश्य क्या है, संविधान बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। तो हम अलग से प्रेमबल की बात करेंगे, प्रस्तावना की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में हमने काफ़ी सारे चर्चा की बात की। ओके, थैंक यू।